जिंदगी के बाद हम सब लोग देखेंगे बिजनेस। इस कहानी को अपनी लेखनी से सजाया श्रीमती रत्ना कौर जी ने। रत्ना जी ने MA संस्कृत में किया है। आपने अपने ज्ञान का प्रकाश बालकों में अनेक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से फैलाया। बाल शिक्षा निकेतन लखनऊ, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, हैप्पी आवर्स स्कूल, महर्षि बाल विद्या मंदिर आदि स्कूल में एवं विदेश में योहान वोल्फगांग गोएथे विश्वविद्यालय जर्मनी, भारतीय संस्कृति संस्थान फ्रैंकफर्ट जर्मनी, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ एस्कॉन, वीसबादन जर्मनी आदि। इसके साथ ही आपने नर्चर यूनिसेफ प्रायोजित समाचार पत्रिका में हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू में संपादन का कार्य भी किया। बिजनेस कहानी देखने के पहले हम लोग सुनेंगे एक सुमधुर समारोह शीर्षक गीत, जिसको लिखा है अमरीश बॉबी जी। ये गीत चलेगा, आप लोग सोचेंगे कहानी के। लेखिका रत्ना कौर। मैं कोई 7 साल का रहा होगा। दादाजी मेरे लंगड़े स्वभाव और शरारतों से बहुत परेशान थे। जब तब नर्चर पिलाकर पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कहते थे। वैसे तो मेरे भले की ही बात थी, लेकिन उस उम्र में कहाँ समझ में आता है। उस वक्त खुला आसमान मेरे सामने था, उड़ना चाहता था। एक दिन की बात है, उड़ तो नहीं पाया, लेकिन अपने घर के बाहर लगे बड़े से शहतूत के पेड़ पर चढ़ गया और मजे से शहतूत खा रहा था। काफी समय तक नजर न आने पर दादाजी ने वहां से पूछा, लो बहू, कहां है आपकी नौनिहार? मां सर झुकाए खुद भली चुपचाप खड़ी। दादी का दुलारा था, वो हमेशा मेरी ढाल लगाती थी। फिर क्या हुआ भैया? दादी तबार से बोली, अरे मिसराई भौजी के घर दही जमाने के लिए जामन लेने के लिए पठाया है। दादाजी कभी शांत हुई नहीं कि मैंने अपनी मूर्खता से झटकते हुए मैं पेड़ पर से ही बोल उठा, दादाजी जामन तो सुबह ही लाकर कर दिया था, मैं यहाँ हूं। दादाजी बोले, अरे भाई यहाँ कहाँ? अरे आपके सर के ऊपर। अपने सिर पर हाथ फिराते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी आग्नेय दृष्टि पेड़ पर घुमाई, तो बस डर के मारे दादाजी को लहराते हुए मेरा पेशाब निकल गया, जिसने समझो आग में घी का काम किया। फिर तो क्या सीन था, आगे आगे मैं और पीछे पीछे डंडा ताने दादाजी और उनके पीछे, अरे छोड़ दीजिए, बच्चा है, मारिए कमर, आपको मेरी कसम है। चिल्लाती हुई दादी माँ आ जाती और बस दादी माँ के आ जाने पर मैं हमेशा बचा रहा। माँ समझेगा, मैं तो अपनी कहानी सुनाने लगा। चलिए अब असली कहानी की तरफ आते हैं। मुखिया हरसुख मिश्रा के घर के सामने पड़ी खुली जगह पर हर शाम गांव के प्रबुद्धजन जमा हो जाते। पानी छिड़काव कर बुधवार नीम के पीपल के पेड़ों के नीचे बांस की चारपाइयां डाल देता और धीरे धीरे लोग आसन जमाते और भांति भांति की चर्चाएं निकलती, जो देर रात उनके घरों से किसी के बुलावे पर ही खत्म होती थी। मुखिया जी मनोरंजक बात पटुक थे और सानंद गप गोष्ठी में भाग लेते थे। इस जमावड़ी में नियमित सम्मिलित होने वालों में थे चचितपुर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक बंशीधर सहाय,
मास्टर गंगा प्रसाद सिंह, ग्राम चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर अनुपम और उनके सहयोगी कंपाउंडर राम सिंह, जो शांत बैठे रहते और सभी बातों का रस लेते रहते थे। वो कभी कभार अपनी सटीक टिप्पणी से सभी की बोलती बंद कर देते थे। पीढ़ियों से इस गांव में रहने वाले अध्यापक दशरथ प्रसाद शुक्ला सप्ताह में ही बैठक में आ आते। उनका स्थानांतरण कुछ माह पहले अकबरपुर के प्राथमिक विद्यालय में हो गया था और परिवार सचिनपुर में रह रहा था। अत्यंत सरल मन पत्नी गांव में सबके सुख दुख की साथी थी। बेटी जानकी 8वीं पास कर चुकी थी और प्राइवेट हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घर के कामों में मां का हाथ बढ़ाती व गोधन की देखभाल करती। बेटा लक्ष्मण प्रसाद अत्यंत चंचल था। पढ़ने में उसका चित्त नहीं लगता था। चौथी कक्षा में 2 साल पढ़ने के बाद 5वीं में पहुंचा था। उसकी शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। छोटी मोटी चोरियां भी वो करने लगा था। गांव में किसी के घर का दरवाजा बिना ताला के खुलकर देखता तो अंदर घुस जाता और जो कुछ हाथ में लगता लेकर के चंपा हो जाता। लोग जान गए और शिकायत मास्टर जी तक पहुंची। मां और बहन उसके आचरण से शुभ हो चुकी थी। पुत्र के कारनामों के कारण परिवार के सम्मान को रोज रोज पहुंचती ठेस उन लोगों के लिए असहनीय हो गई। एक दिन मास्टर जी ने गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में मुखिया जी के घर के सामने लक्ष्मण को एक पेड़ से मार दिया। पहले दरियाते हुए स्वयं चुनकर उसकी पिटाई की, फिर अन्य लोगों से भी उसे पिटवाया और रात भर वहीं बंधा रहने का आदेश सुना। क्रोध और दुख से भरे सिर झुकाए घर लौट आए। रात घर में जब सो चुके थे सब लोग, पर लक्ष्मण की मां उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मास्टर जी के खगाटों की आवाज के आश्वस्त होकर वो चुपके से उठी, रसोई घर में जाकर थाली परोसी और बिना सांकल खड़काए धीरे से बाहर निकल गई। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कुछ कुत्तों की आवाजें आ रही थी। पुत्र प्रेम के आवेग में डरी सहमी वो बढ़ती चली। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती उसकी धड़कनें तेज होती जाती। लेकिन मुखिया जी के घर के निकट पहुंचकर वो समय रह गई। भोजन की थाली जमीन पर जा गिरी। उसका लाठन वहां नहीं था। रात भर वो उसी पेड़ के नीचे दोनों हाथों से सिर को थामे बैठी रही। मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। कुछ शंकाओं के हथौड़े हृदय पर प्रहार कर रहे थे। किसने खोला उसे? कहां चला गया हो? कहां सोया होगा? भूखा प्यासा होगा? वात्सल्य का प्रभाव उसे दिलासा देता। मां के आंचल की स्नेह छाया छोड़कर कहां जा सकता है? आसपास कहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दिन चढ़ते घर लौट आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद लक्ष्मण को किसी ने नहीं देखा। लखन के जिगरी दोस्त सोनू ने आधी रात बंधन खोलकर उसे मुक्त कर दिया था। सोनू के देखते देखते दिशा विहीन वो सड़क पर बेतहाशा भागता चला गया। गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर सुबह सवेरे टेम्पो सवारियां लादकर फैजाबाद की तरफ रवाना हो रहा था। ड्राइवर के बिना जाने ही वो पीछे की तरफ लटक गया। लखन के घर में एक उदास सन्नाटा पसर गया था। जरूरत के अलावा कोई किसी से बात नहीं करता था। कल तक जो लोग शिकायतें लेकर आते थे आज वो भी चुप हो गए थे। उसकी मां का बुरा था। वो न रोती थी न किसी से गिला शिकवा करती थी। यंत्रवत घर के काम निपटाकर भरी दोपहरी में
लोग उसे उसी वृक्ष के नीचे बैठे देखते या फिर गांव के बाहर जाने वाली सड़क के किनारे वो खड़े होते। सप्ताहांत में मास्टर जी खड़ा थे तो पत्नी की प्रश्न पूछ की दृष्टि उसे झेली न जाती और उसके बिना तो पूछे वो शांत भाव से कहते हैं, सबर करो लाखन की माँ, सबर करो। अरे कुपूत से तो निपूत ही रहना अच्छा है। तुम यहाँ अपना तन मन भुला रही हो और वो वहाँ किसी चोर डाकू के गिरोह में शामिल होकर के ऐश कर रहा हो। जानकी भाई दूज व रक्षाबंधन के दिन उस वृक्ष को तिलक लगाकर राखी बांध देती और चुपचाप भाई के वापस लौटने की प्रार्थना करती। दिन महीने और महीने वर्षों में बदल गए। न किसी ने लक्ष्मण की खोज खबर ली और ना ही वो लौटा। शहर से कोई आता तो मां का मन बार बार पूछने को बुलाता, शहर में कहीं मेरे लाखन को देखा, और उसकी मर्यादा पर संयम उसे रोक देते। सोचती देखा होगा तो स्वयं ही बताएंगे, चुप थोड़ी ही रहेंगे। सोचती रहती थी कि अचानक अगर सामने आ गया तो कैसे बात करेंगी। माँ, मैं आ गया। देखो ना माँ, मैं आ गया। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। तूने मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख पहुंचाया। तो मुझे बिना बताए कहाँ भाग गया था? तू जानता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ, अब मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, सच कहता हूँ। सच? सच कहता है मेरे लाल? हाँ। हाँ, मेरा सच हाथ रखकर कसम। कसम माँ, अब मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। लाखन के बापू, लाखन के बापू, देखो देखो अपना लाखन आ गया। अचानक आंख खुलती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसका लाखन कहीं नहीं था, वो तो उसके मन में ही था, उसके दिल में ही था उसका लाखन। अनुपस्थिति में भी उससे लाख लाख सवाल पूछती और कहती, हर महत्वपूर्ण बात उसे बताती। देख रे देख, देख कबरी अब कितना दूध देने लगी है। श्यामा का बछड़ा बड़ा हो गया है, पर अभी भी पहले जैसे ही उछल कूद करता है। वो पास गांव का शिवनारायण पांडे है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए जानकी का रिश्ता भेजा है। बड़े अच्छे लोग हैं। तो जानता ही है ना, तेरे बापू हफ्ते के हफ्ते घर आते हैं। फिर तेरे ना रहने से कैसे बात बनेगी? अपनी दिदिया के ब्याह का सारा इंतजाम तुझे ही करना है। अरे तू कुछ बोलता क्यों? अचानक चौंक कर वो विचार तंद्रा से जाग उठती और घर के काम में व्यस्त हो जाती है। आम चुनाव सिर पर थे। दिल्ली में पार्टी दफ्तरों में कहमा कहमी पड़ गई थी। ग्रामीण जन शहर घूमने के लोग से छुटभैये नेताओं के पीछे लग जाते और 2 जून की रोटी और 20 रुपए रोज के मिलदाने पर कभी पार्टियों के जुलूस में नारे लगाते तो कभी बैनर खाते, कभी कभी तो पोस्टर भी चिपकाते। उनका ना अपना मत था, ना अपना विचार। शहर देखने की उत्सुकता ये सब करवा रही थी। गांव के कुछ लोगों के साथ ईंटों के भट्टे वाले ट्रक में लगकर सोनू भी दिल्ली पहुंचा था।
हैरान फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था। लड़के लड़की का अंतर समझ नहीं आता था। एक जैसी पैंट कमीज पहने सब भागते हुए दिखाई देते थे। बिल्डिंग इतनी ऊंची के ऊपर वाला खंड देख ही ना सको। कोशिश करो तो सिर पर पड़ा गमछा धुलकर नीचे गिर पड़े। आज कोई जुलूस ना था। कल की बड़ी रैली की तैयारी चल रही थी। एक पार्टी दफ्तर के सामने खुले लॉन में लोग जमा थे और उन्हें साथ साथ चलने और नारे लगाने के निर्देश दिए जा रहे थे। सोनू मुख्य द्वार के पास खड़ा तमाशा देख रहा था कि एक लंबी काली गाड़ी में बैठकर कुछ लोग अंदर आए। गाड़ी से उतरकर वे दफ्तर में प्रवेश कर रहे थे। एक व्यक्ति का चेहरा सोनू को कुछ ज्यादा पहचाना सा लगा। संपन्न दिखते थे और झट सफेद कपड़े पहने थे। लाखन लगता है, मेरा दोस्त लक्ष्मण प्रसाद। आंखें देख रही थी लेकिन दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसी उधेड़ बुन में सोनू को मुंह से निकल गया, लाखन भैया। गाड़ी से उतरे व्यक्ति ने चौंक कर मुड़कर देखा और फिर सैयद भाव से अंदर चला गया। सोनू के मस्तिष्क में झंझावात उठ खड़ा हुआ। उसे विश्वास हो चुका था कि वो व्यक्ति उसके लाखन भैया ही है जो बचपन में हर दिन उसके साथ खेला करते थे। उधर लक्ष्मण प्रसाद के दिल में भी उथल पुथल मच गई थी। 12 साल पहले छोड़ा गांव आंखों के सामने घूम गया। जिन यादों को वो कहीं गहरे दफन कर चुका था, एक क्षण में कब्र से निकलकर उसके सामने बाहर आकर खड़ी हो गई। क्या करें, कैसे घर परिवार का हाल। अबुलहब ने एक गिलास पानी पीकर बाहर आया और समीप जाकर सोनू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू सोनू है ना? मैं कुछ देर बाद उससे बात करूंगा। कहीं जाना नहीं, यही मेरा इंतजार करना। अजरस से बड़े सोनू का कोई नहीं मिला। वो वही गेट के समीप धरती पर बैठ गया। 2 घंटे बाद लक्ष्मण प्रसाद के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वो उसके बंगले की ओर जा रहा था। नई दिल्ली के जाने माने इलाके प्रिंस कॉलोनी की एक शानदार कोठी थी। नमस्ते साहब कहते हुए 3 नौकर सामने आए। अंदर प्रवेश कर सोफे पर आराम से बैठते हुए लक्ष्मण प्रसाद ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, कैसे हो सोनू? ठीक हूँ भैया। गाँव में सब कैसे? गाँव में सब ठीक ठाक है भैया, आराम से है सब। माँ बापू और दिदिया के क्या हाल है? माँ बापू दिदिया ठीक है। देख सोनू, सच सच बता, तुझे भगवान की कसम है? अब क्या बताई भैया, चाची तुम्हारे गम मसूख के एकदम कांटा हो गई और चाचा तो टीवी जकड़ ली से दवा के सहारे सांस खींच रहे हैं। हाँ, दिदिया 2 महीने में 1 बार आए कि देख जाती। अच्छा ये बताओ भैया, तुम तो चौथों नहीं पास किए, तो ये गाड़ी बंगला मोटर कार ये सब कैसे जुगाड़ किए? अबे हटाओ ऐसा बातें यार, पहले आओ चलिए कुछ खा पी लेते हैं। बातों क्या है, बातें तो बाद में हो जाएंगी। ठीक है चल। दोनों बैठक में आकर टीवी के सामने बैठ गए। समाचार चल रहे थे। एक भीषण अग्निकांड में यमुनापुर के पर 300 झुग्गियां जलकर हुई आग, जान माल के नुकसान का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हो सका है। सरकार व अन्य राजनीतिक दलों ने संभव सहायता की घोषणा की है। आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए शीघ्र ही जांच कमेटी गठित की जाएगी। जलती झोपड़ियों के हृदय विदारक दृश्य टीवी स्क्रीन पर थे। लक्ष्मण प्रसाद उद्यमी हो मोबाइल पर बात करने लगा। अबे रामाधार यार, तुमने समाचार देखा क्या? अरे अन्य राजनीतिक दल कब आ गए अपने एरिया में? अच्छा चल ठीक है, निपटाएंगे इन्हें भी। हाँ चलो, बिजनेस है हमारा सरकार के साथ। सरकार को वोट चाहिए और हमें नोट।
तुम्हारी ग्रामीण बुद्धि में तो ये सब आ नहीं रहोगा ना। अरे मेरे भोलेनाथ, ये आग लगी नहीं, ये आग लगवाई गई है। फिर मुआवजे की रकम बांटी जाती है। अरे पीड़ितों के साथ हमारा साझा होता है, आधे आधे में। और सहानुभूति वर्ष कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ जाती। फिर क्या, नए राशन कार्ड और नए वोटर कार्ड बनवाए जाते हैं, क्योंकि पुराने वाले समाज में जला दिखाई दे जाते हैं। और जो राजनीतिक पार्टी ये काम करवाती है, इलेक्शन में वोट उसके पक्के समझो। और हाँ, वैसे भी आग से जलने से मरने एक ही लोग, दो लोग होते हैं वैसे, क्योंकि बस्ती पहले से खाली करवा दी जाती है। मगर अब बात ये समझने वाली है कि जलने वालों का मुआवजा बहुत तगड़ा होता है। मगर क्या बताएं सोनू, कुछ एक दो ऐसे लालची लोग होते हैं कि बस अरे अपनी जलती हुई चुग्गी की एक एक ईंट बचाने के फेर में घुसे चले जाते हैं आग में। अबे हम मरेंगे नहीं तो और क्या। हम तो सरकार से मुआवजा दिलवा रहे हैं ना, उसमें पेट नहीं भरता है क्या? भैया आप कितने दयालु हो। हाँ? आप ठीक है कहत रहो भैया। अगर अपने बचे कुचे सामान का देखियो ना, चिंता ना करियो तो मरबे करियो और मरियो जरूर। अच्छा भैया ऐसा है, अब हम चली थे घरे, काहे कि राम दीन काका और जहरीली काकी इंतजार करते हुए हमारे चौपाल पर। अरे तो टेंशन क्या ले रहे हो, हम गाड़ी छुड़वा दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हमें सीधा रास्ता मालूम, हम जाए थे। सरल उत्तर में छिपे गहरे व्यंग से पिघलाए लक्ष्मण प्रसाद सोनू को जाते हुए देख रहे। लाखन से मिलकर लौटने के बाद सोनू के कंठ से मानो स्वर ही चला गया। साथ वाले कुछ बात करते तो वो बस हाँ हो कह देता। लाखन भैया उसके दोस्त लक्ष्मण प्रसाद के घर जलाकर पैसा कमाते हैं। गरीबों की बस्ती में आग लगाने का षड्यंत्र करते हैं। कितने गिरे हुए इंसान हैं। उसका मन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। सोचा था काश उसने अपने मित्र को गांव के वृक्ष से बंधा ही रहने दिया होता। काश आकर वो कह देता कि ये सब सच नहीं है। रात सोते भी उसके आगे धू धू करके जलती बस्तियां, अंधेरे में चीर काट कर भागते लोग और अर्ध जली नंगी लाशें और न जाने क्या क्या ढूंढता रहा। उठकर वो अपनी घाट पर बैठ गया और सर को कसकर दोनों हाथों से पकड़ लिया। नींद उड़कर इतनी दूर चली गई थी कि पांव फटने तक वापस लौटने नहीं आई। आंखों में जैसे उसके मुंह पर कोई ताला जल गया। सब गांव लौट आए थे। 2 बार चाची से मिला। उनके जर्जर शरीर व समय से पहले कटी बेनसीब आंखें। उसे ऐसा लग रहा था कि चाची की आंखें उसके मन की ओर देख रही हैं। उसके चेहरे पर कुछ पड़ नहीं है। साहस जुटाकर उसने चाची को सब कुछ बता दिया। सुबह चौके में पत्नी की खटर पटर सुनाई नहीं तो मास्टर जी ने दोहराया, जानकी की माए, ओ जानकी की माए, भाई जानकी के ससुराल से संदेशा आया है। अगले हफ्ते बुलाया है उन लोगों ने। भाई जाना तो पड़ेगा। मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम चली जाना। और बेटी का ससुराल है, कुछ सामान भी लेते जाना। जानकी की माई, जानकी की माई, कोई उत्तर नहीं मिला। वो इस लोक की यात्रा समाप्त कर दूसरे लोक में जा चुकी थी। पूरा गांव सती साध्वी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए उमड़ पड़ा।
दोनों के मन पर भारी बोझ था। दिल्ली जा रहे गांव के व्यक्ति के द्वारा चुपचाप उसने लक्ष्मण प्रसाद को संदेश भिजवा दिया। मुखिया जी के घर के सामने का दृश्य आज अचंभित करने वाला था। एक भूल दूसरी कार सड़क किनारे खड़ी थी। बिकने वाले कुछ नंगे धड़क बच्चे उत्सुकता से छू कर उसे देख रहे थे। धूल की मोटी परत उनकी उंगलियों के लिए कैनवास बन गई थी और बाल छुअन से उस पर अनेक आकृतियां उभर रही थी। कुछ बच्चे बैक व्यू मिरर में अपना चेहरा देखकर खिलखिला रहे थे, लेकिन बड़े लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। वहां कुछ अप्रत्याशित सा घट गया लगता था। सभी सड़ते हुए थे, जहां तहां बुद्ध बने खड़े हुए थे। लक्ष्मण प्रसाद एक वो चुपचाप खड़ा था और पिता दशरथ प्रसाद शुक्ला कंधे पर मिट्टी की मटकी उठाए शरीर के चारों ओर घूम घूम कर जल को गिरते हुए क्रोधित स्वर में अंतिम संस्कार के समय परिक्रमा करते हुए बोलते हैं। क्या करने के लिए आया है यहाँ? जहां था वहीं चला जा। इंसान के वेश में शैतान है तू। मनुष्यों के शरीर का सौदा करता है, उन्हें अग्नि की भेंट चढ़ाता है। तेरी मां के बाद तेरा भी अंतिम संस्कार करने की शक्ति अभी इन बूढ़ी हड्डियों में शेष है। शायद इंसानों की कुछ बस्तियां चलने से बच जाए। ये थी अत्यंत मार्मिक कहानी बिजनेस। पाठक परिचय मैं आप लोगों से करवाती हूँ। कथा वाचक अनवारुल हसन जी, मास्टर जी भानु प्रकाश पांडे जी, मास्टरनी जी ममता शुक्ला जी, मोनू करण चांदना, सोनू गुरुदत्त पांडे। ये थी हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति बिजनेस। और अब चलते चलते देखते हैं ढलानों की नीचे, जिसे लिखा है श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी ने। आकाशवाणी लखनऊ से आप वरिष्ठ उद्घोषिका के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। आपकी 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 5 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, बाल संग्रह, बाल उपयोगी प्रचलन लेखन, वासुदेव रामायण अवधि टीका,
बरगदी छाँव माता भगवती, विभिन्न संकलनों में आपकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। आपको वाग्देवी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस कहानी को देखने के पहले मैं आप लोगों का परिचय करवाना चाहती हूँ। 17 दिन 50 कहानियां इस पूरी अवधारणा के सृजक श्री संगम बहुगुणा जी से, आपके नाम से रंगमंच में तनिक भी रुचि रखने वाला हर इंसान भली भांति परिचित है। अपने जीवन के 50 से ज्यादा अनमोल दशक आपने इस कला को समर्पित किए हैं। अति सौम्य स्वभाव वाले संगम जी अपनी सफलता का श्रेय रंगमंच की दुनिया के अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के साथ साथ अपने जीवन की 2 महत्वपूर्ण महिलाओं यानी अपनी पत्नी और बेटी को भी देते हैं। आपकी पत्नी भी यहाँ पर अवश्य है, ऐसा मुझे विश्वास है। वो हर प्रोग्राम देखने जरूर आती है। नारी के प्रति सम्मान का परिचय देते हुए 17 दिन में मंचित होने वाली सभी 50 कहानियों का चयन भी महिला लेखिकाओं के द्वारा लिखित रचनाओं में से ही किया गया है।